नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ पल्लवी गुप्ता। मैं मोहम्मद हम्माद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं वर्ल्ड नाउ न्यूज़ के खास पेशकश में। 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे हो जाएंगे। ऐसे में हमारे देश के लोगों के पास कितनी आज़ादी है और वो आज़ादी कितने मुकम्मल हुए हैं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पॉलिटिकल एनालिस्ट और सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के चेयरमैन मिस्टर सुनील शर्मा सर। नमस्ते सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते सर, जैसा कि हमारे देश में 75वां वर्ष मनाया जा रहा है, ऐसे में सर आपके मायने में आज़ादी के क्या परिभाषा है और इसके क्या महत्व है, वो बताएं। देखिए पल्लवी, बात एक है कि देश की आज़ादी का जहाँ तक सवाल है, यह आज़ादी हमें बहुत एक लंबे संघर्ष के बाद मिली है। 1857 के बाद सैकड़ों लोगों ने अपने बलिदान दिए, अपनी कुर्बानियाँ दी, जिसके अंदर एक लंबी एक फहरिस्त है। लक्ष्मीबाई है, तात्या टोपे हैं, हज़रत महल है, बहादुर शाह जफ़र है, फिर कूका विद्रोह है, फिर 1919 के अंदर जलियांवाला बाग के अंदर सैकड़ों हज़ारों लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उसके बाद चापेकर बंधु हैं, आपके भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जिन लोगों ने अपने जीवनों को कुर्बान कर दिया भारत की आज़ादी के लिए, उनका एक सपना था। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वो सपना आखिरकार था क्या और उस सपने को हम कितना हासिल करने में कामयाब हुए। जब तक उस सपने को हमने अगर हासिल नहीं किया तो ये आज़ादी बेमानी है। तो जाहिर सी बात है कि वो केवल इतना सा तो नहीं चाहते होंगे कि गोरे साहब हटके और भूरे साहब आके बैठ जाए, या दिल्ली में हमारे मालिक आके बैठ जाए लंदन की जगह। कम से कम वो ये तो नहीं चाहते थे। वो उनके दिमागों के अंदर एक बात थी कि हिंदुस्तान के आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनको वो सब चीज़ें, वो सारी सुख सुविधाएं, साधन मुहैया हों जो एक विकसित या दुनिया के जो अग्रणी मुल्कों की जो कतार में जो मुल्क हैं, जैसे वहाँ है वैसा वैसा यहाँ हो। तो लब्बुलुआ बात ये थी कि अगर आप चीज़ों को अगर आप कैलकुलेट करें तो वो पहली बात थी कि लिटरेसी की बात करें कि भाई क्या इलिटरेसी से आज़ादी मिली या नहीं मिली। क्योंकि हर इंसान ही जानता है कि अगर किसी भी मुल्क को अगर महान मुल्क बनना है तो वहाँ 100% लिटरेसी होनी चाहिए। अगर आगे की बात करें तो दूसरी बात हो सकती है हेल्थ, डिजीजेस से आज़ादी, मॉल न्यूट्रिशन से आज़ादी, कुपोषण से आज़ादी। फिर अगर आप बात करें तो अंधविश्वासों से आज़ादी, सामाजिक जो हमारा जो सड़ा गलापन था उससे आज़ादी, अगर आप बात करें धार्मिक कट्टरता उससे आज़ादी। तो ये सारे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। इसके अलावा वर्ल्ड के अंदर एक बहुत सी एक एक्सेप्टेबल एक वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसके अंदर हम आज कहाँ खड़े हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक पैरामीटर हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का आज मूल्यांकन करने की जरूरत भी हो रही। बहुत ही एक समसामयिक प्रश्न है कि जब आज़ादी की 75वीं हम वर्षगांठ मना रहे हैं तो केवल सेलिब्रेशन ही नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए कि हमने उन सब चीज़ों को किस हद तक हासिल किया है जिन चीज़ों के लिए हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने जवानी के अंदर, भरी जवानी के अंदर प्रॉमिसिंग कैरियर्स को छोड़ के और फांसी के तख्तों को प्रायोरिटी दी। इन सब चीज़ों के ऊपर बात होनी चाहिए। मैं एक गांधी को भी इस बारे में कोट करना चाहूँगा। जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो लोगों ने पूछा, बापू आपका आज़ादी के बारे में क्या तस्वुर है, आपकी क्या कल्पना है, क्या इमेजिनेशन है। तो गांधी ने उनको जवाब दिया कि भारत की आज़ादी ऐसी आज़ादी होनी चाहिए कि बाकी मुल्क भी जो इसकी आज़ादी को देखें वो कहें कि अगर आज़ादी हो तो भारत की जैसी आज़ादी हो। और इसी चीज़ को बाद में टाइम टू टाइम हमारे आर्टिकल 21 जो है, जो दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी की बात करता है, वो एक बात कहता है कि दैहिक स्वतंत्रता के मतलब के लिए सामान्य दैहिक स्वतंत्रता नहीं, दैहिक सामान्य आज़ादी नहीं है, ये गरिमापूर्ण जीवन जीने की आज़ादी होनी चाहिए। तो क्या हम गरिमापूर्ण जीवन को जीने के साधनों को हमारी जनता को दे पाने में कितने कामयाब हुए हैं, इसके ऊपर मूल्यांकन होना चाहिए कि हम कितने आज़ाद हैं और आज भी हम कितने गुलाम हैं। सर, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कईयों ने अपनी कुर्बानी दी थी। तो आपको क्या लगता है कि उन वीरों ने जो सपने देखे थे आज़ादी के, क्या वो पूरे हुए? क्या आप आज़ादी के 75 साल बाद भी इस भारत देश को आप आज़ाद रूप से देखते हैं? नहीं, यही एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो अभी भी हम बात कर रहे थे कि भाई जो सपना था
वो किसी भी अगर आप भगत सिंह जैसे इंटेलेक्चुअल, क्योंकि देखिए भगत सिंह के लिए क्रांतिकारी नहीं है, वो एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल है। अगर आप भगत सिंह की आप जेल डायरी अगर आपको पढ़ने का कभी मौका मिले तो आप उसको पढ़िएगा, आपको लगेगा कि ये तो एक बहुत ही एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म के इंसान थे। तो अगर हम भगत सिंह की बात करें तो जाहिर सी बात है भगत सिंह जैसे लोग या चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग या सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग जो इंडियन सिविल सर्विसेज को छोड़कर इस आंदोलन में कूदे थे, या केवल वही नहीं, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे लोग, वो भी इवन मोरारजी देसाई, ये सब इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स थे। उन्होंने उस प्रॉमिसिंग करियर को छोड़ा और आज़ादी के अंदर शामिल हो गए। तो अब यहाँ एक बात है कि अगर अपन बात करें कि लिटरेसी के बारे में मैंने बात की थी, तो लिटरेसी की बात है कि 1872 पहले स्टेटिकल हमारे पास एक डाटा आता है 1872 के अंदर, जब देश के अंदर जो लिटरेसी है वो केवल 3.2% है। ये बढ़ती बढ़ती 1947 तक 16% हो गई। मगर 16% के बाद, क्योंकि हमें उसके बाद शासन करने का हक मिला, और यहाँ मैं एक दिलचस्प बात और आपको कहना चाहूँगा। एक दिलचस्प एक वाकया है कि 1943-44 के अंदर एक सार्जेंट स्कीम आई, और वो जो सार्जेंट स्कीम के अंदर जो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे सार्जेंट, उन्होंने इस स्कीम को दिया और उन्होंने एक रोड मैप बनाया कि हम 40 साल में पूरे देश को लिटरेट कर सकते हैं, 100% लिटरेसी अचीव कर सकते हैं। तो उस जमाने जितने भी हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे या जितने भी नेशनल लीडर्स थे, उन्होंने बड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा भाई क्या अब भी 40 साल हमें इंतजार करना पड़ेगा 100% लिटरेसी के लिए, क्योंकि उनका जो सार्जेंट स्कीम के अंदर 100% लिटरेसी का जो टारगेट था वो 1984 तक अचीव होना था। तो उस टाइम हमने बड़ा विरोध किया, हम सड़कों पे उतर गए कि नहीं, हम अब 40 साल इंतजार नहीं करेंगे, हमें आप खुद मुख्तारी दीजिए, हमें आप आज़ादी दीजिए, हम अगले 20 साल के अंदर इसको 100% लिटरेसी अचीव कर लेंगे। मगर आज 2022 में अगर बात करें तो 2022 तक भी आप 100% लिटरेसी को अचीव नहीं कर पाए, हालांकि 74% हो गई है। देखिए ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हुआ है, 100% हुआ है। 74% आ गए, 16% से चालू हुए थे, आज 74% पे आ गए, मगर 100% आज भी दूर की कौड़ी है। तो इसके ऊपर बात होनी चाहिए, जो हुआ उसके लिए मुबारकबाद, मगर जो नहीं हुआ उसका मूल्यांकन होना चाहिए, उसकी विवेचना होनी चाहिए, उसकी मीमांसा होनी चाहिए। केवल सेलिब्रेशन की आड़ में कहीं ऐसा नहीं हो हम मीमांसा या विवेचना को भूल जाए। सर, ध्यान देने वाली बात ये भी है कि 75 वर्ष होने के बावजूद हमारा देश कहीं ना कहीं बहुत सारे देशों से पीछे चल रहा है, जैसे चाइना हो गए, साउथ कोरिया हो गया, अमेरिका हो गए, इन सब देशों से कहीं ना कहीं बहुत पीछे है हमारा देश। तो इसकी क्या वजह है और देश की सरकार को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, लोगों को क्या स्टेप्स लेने चाहिए जो हमारा देश और भी तरक्की करे? देखो पल्लवी, बात एक है कि यहाँ एक दोनों सिक्के के दोनों पहलू हैं। अगर आप बात करें कि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, हमारे साथ जो बाकी मुल्क आज़ाद हुए उनमें पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी कमोबेश हमारे आगे पीछे आज़ाद हुए हैं, बर्मा भी लगभग उसी टाइम आज़ाद हुए। और ये एक वो दौर था जब पूरे के पूरे एशिया के अंदर स्वतंत्रता की एक बयार बह उठी, तो उसके अंदर सब आज़ाद हुए। अब आज अगर मूल्यांकन करें तो इसमें तो कोई संदेह नहीं कि बहुत सारे मुल्कों से तो हम बेहतर हैं, हम पाकिस्तान से बेहतर हैं, हम बांग्लादेश से बेहतर हैं, श्रीलंका से बेहतर हैं, बर्मा से बेहतर हैं, बहुत सारे मुल्कों से बेहतर हैं। मगर जहाँ आप साउथ कोरिया की बात करें जो लगभग उसी टाइम आज़ाद हुआ था, तो निस्संदेह साउथ कोरिया के सामने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें या जिस ढंग के संसाधन वहाँ के लोगों के पास हैं, जैसी ज़िंदगी को वो जैसा लिविंग स्टैंडर्ड वो अपने लोगों को दे पाने में कामयाब हुए, तो निस्संदेह हम वैसा लाइफ स्टाइल देने में कामयाब नहीं हुए। जापान की बात करें तो जापान भी एक्चुअली हालांकि आज़ाद पहले से था, मगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जापान पूरा बर्बाद हो गया था, नेस्त नाबूद हो गया, तो जापान का पूरा रिकंस्ट्रक्शन हुआ। और आज जापान के लोगों के पास जैसी लाइफ स्टाइल है, जिसका लिविंग स्टैंडर्ड है, सर्टेनली हम वैसा देने में कामयाब नहीं हुए। तो अब अगर आप बात पूछते हैं कि इसका क्या कारण है, तो उसके कारण बहुत ही जाहिर सी बात है कि इस देश की आज़ादी के बाद एक जो पूरा एक नया एक सिस्टम बैठना चाहिए था, नया एक सेटअप बैठना चाहिए था, स्पेशली जो ब्यूरोक्रेटिक जो पूरा एक सेटअप बैठना चाहिए था, वो हम नहीं बैठा पाए। और हमने वही जो इंडियन सिविल सर्विसेज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी, बल्कि हमने उसके नाम बदल दिए उनका, तो वो तो उसमें तो फिर भी एक विनम्रता थी कि इंडियन सिविल सर्वेंट, वो सिविल सर्वेंट अपने आप कहते थे। हमने उस सर्विसेज का नाम बदल के कर दिया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी प्रशासनिक अधिकारी, यानी वो एक ऐसा एक
हमने तबका बना लिया जो हमारा एक ओवरलॉर्ड बन गया। तो हमने ब्रिटिश लॉर्ड्स को हटा के अपने बुरे लॉर्ड्स क्रिएट कर लिए। तो एक्चुअली इसमें सबसे बड़ी जो मिस्टेक अगर हुई है तो वो हुई है कि आज़ादी के तत्काल बाद वो सारे जो इम्पेडिमेंट्स, जो क्योंकि कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो एक औपनिवेशिक सरकार थी और उनका हित इसमें था कि वो भारत के पूरे तंत्र को जकड़ के रखें। और मगर आज़ादी के बाद वो जकड़न खुलनी चाहिए थी, मगर उस जकड़न ने, क्योंकि वो तो अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट के लिए उसको जकड़ के रखते थे, हमारे यहाँ जो हमारा नया जो राजनीतिक तंत्र आया उसने उसको एक दूसरे कारण से जकड़ना चालू कर दिया। और वो था कि अगर जकड़न होगी तो ही 2 पैसे निकाल पाएंगे हर फाइल से। तो जब हर फाइल से 2 पैसे निकलने की बात होने लग जाए तो आप पक्का मान सकते हैं कि वो जो एक अचीव होनी चाहिए थी, वो जो उस आज़ादी का जो हमें फल मिलना चाहिए था, उसका डिविडेंड मिलना चाहिए था, वो हमें नहीं मिल पाया। आज अगर फोर्ब्स की बात करें, अभी 2 महीने पहले फोर्ब्स ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से एक न्यूज़ छापी है और वो है कि एशिया के हम सबसे बड़े करप्ट मुल्क के अंदर हम आए हैं, सबसे ऊपर ऑन द टॉप है हम लोग। तो अब ये बात है, जब आप करप्शन में आप टॉप हैं तो जाहिर सी बात है कि आप इकोनॉमिकली उतने डेवलप नहीं हो सकते, क्योंकि आज भी एक बहुत सामान्य कहावत है कि कोई भी इंडस्ट्री आप लगाने जाइए 32 इंस्पेक्टर आपको लगाने पड़ते हैं। तो बात है कि वहाँ आप अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गए, मगर अंग्रेज़ों से आप आज़ाद होने के बाद आप ब्यूरोक्रेसी के गुलाम बन गए, आप पॉलिटिकल एक सिस्टम के गुलाम बन गए। और वहाँ उनको जो आज़ादी देनी चाहिए थी वो अब इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि अगर आज़ाद हो जाएंगे तो करप्शन खत्म हो जाएगा, और करप्शन खत्म हो जाएगा तो वो जो उनका भ्रष्टाचार का एक जो साम्राज्य वो ढह जाएगा। तो बात एक है कि जब तक आप उस साम्राज्य को, भ्रष्टाचार के उस साम्राज्य को ढहाने के ऊपर एक रोड मैप नहीं बनेगा, तब तक वो अचीव नहीं कर सकते जिससे अचीव करने की हमने कल्पना की थी। और फिर दूसरी बात आपको पल्लवी एक बात और समझना पड़ेगा कि अगर इस देश के अंदर जो आबादी है वो 16-17% दुनिया की आबादी रहती है। अब जब दुनिया की 16-17% आबादी रहती है तो हमारा जब तक 16% दुनिया की जीडीपी हम प्रोड्यूस नहीं करने लग जाएंगे तब तक हमारे लोगों का वो पर कैपिटा इनकम भी नहीं हो सकता, और पर कैपिटा इनकम नहीं होगा तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उस जगह नहीं पहुंच सकते। तो अगर जब तक 16% जीडीपी के ऊपर इंडियंस का कब्जा नहीं होगा तब तक हम वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते। और ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पीछे रीजन एक है, जब आपका पूरा तंत्र केवल इस काम में लगा हुआ हो कि लोगों को रोका जाए और रोककर 2 पैसे बनाए जाएं, तो क्योंकि वो जो 2 पैसे बनाने की जो टेंडेंसी है उसके ऊपर जब तक अंकुश नहीं लगेगा तब तक आप उस जगह पे नहीं पहुंच सकते जिस जगह के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया। सर, अभी हमने जिन जिन बातों पर चर्चा की उससे आपको क्या लगता है कि भारत को पूरी तरह से आज़ाद होने में कितना समय लगेगा? अब देखिए, बात एक है कि आज़ाद होने में जो समय लगने की बात आपने की है, मैं आपको एक छोटी सी पुरानी बात एक लेके जाना चाहूँगा। जापान का आपको उदाहरण दूंगा। 1856 के अंदर जापान के ऊपर एक अमेरिकन एक नेवी का शिप पहुंचा और अमेरिकन नेवी के शिप ने पहुंचकर ये कहा कि या तो अगले 1 साल बाद वापस आएंगे, आप अपने आपके पोर्ट्स को खोल दीजिए, नहीं तो हम दादागिरी से खुलवा लेंगे। और 1 साल बाद वापस अमेरिकन नेवी के जहाज आए और उन्होंने जापान को एक तरीके से डिवेस्ट करने की कोशिश की। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जापान के अंदर इंट्रोस्पेक्शन होने लगा कि भाई ऐसा क्या कारण है कि जो वेस्टर्न फोर्सेज हैं ये हम पर गालिब हो रही हैं, ये हम पर डोमिनेट हो रही हैं। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ढंग की बातें की। कुछ लोगों ने कहा कि भाई हम शायद रेशियली इन्फीरियर हैं, ये जो गोरे लोग हैं ये रेशियली हमसे सुपीरियर हैं, तो हमें एक काम करना चाहिए, अपनी लड़कियों की शादियां कुछ यूरोपियन से कर देनी चाहिए जिससे कि हमारे बच्चे उतने सुपीरियर हो जाएं। दूसरे लोगों ने कहा कि नहीं, हमें उनके इंस्टीट्यूशंस को लर्न करना चाहिए कि वो कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू वो एक महान मुल्क बनने में कामयाब हुए। और नतीजा निकला, दूसरा पक्ष जीत गया और उन्होंने उनकी स्टडी की और उसके बाद उन्होंने अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करने के बारे में सोचा। और दिलचस्प बात यह हमार कि केवल 20 साल में, उसको मेइजी इरा बोलते हैं जापान के अंदर, केवल 20 साल के अंदर उन्होंने जब इंस्टीट्यूशंस को अपने आप बनाने की कोशिश की तो 20 साल में जापान एक एशियन मुल्क से दुनिया के महानतम मुल्कों में से हो गया। और 1905 में तो उन्होंने रूस को हरा दिया जो कि उस जमाने के अंदर विश्व की 1 नंबर की ताकत हुआ करती थी। तो ए ग्रेड पावर्स को भी हराने की जापान में कुव्वत और सलाहियत आ गई। और कितने साल में? केवल 20 साल के अंदर। तो यहाँ प्रश्न एक है कि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप ईमानदार हो, पॉलिटिकल लीडरशिप इस बात के लिए तैयार हो कि हमें अपने हक
को छोड़ना है और जनता को मजबूत करना है। देखिए अच्छी तरह बात समझ लीजिएगा हमारे, कि मुल्क के अंदर दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो सरकार मजबूत हो या इंडिविजुअल मजबूत हो। अगर इंडिविजुअल मजबूत है तो वहां डेवलपमेंट फास्ट होगा, जहां सरकारें मजबूत है वहां पे डेवलपमेंट फास्ट नहीं हो सकता। तो जब तक सरकार अपने हक हकूकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगी तब तक काम नहीं बनेगा। मगर यहां सरकारों ने एक दूसरा काम कर लिया। जब भी आप शिकंजा कसने की बात करते हैं तो एक बात कहना चालू कर देते हैं कि हम गरीबों की रक्षा के लिए कर रहे हैं। तो ये गरीबों की रक्षा का जो पैराडॉक्स खड़ा कर दिया है हमारी सरकारों ने, कि जब भी वो शिकंजा कसने का असल मकसद तो होता है करप्शन, कि दो पैसे निकालने, मगर नाम किसका लिया करते हैं वो कहते हैं गरीब के लिए, कि हम गरीब की रक्षा कर रहे हैं, हम अमीरों को मनमानी नहीं करने देंगे। और यही करप्शन का बेसिक फॉर्मुलेशन है इंडिया के अंदर। तो जब तक सरकारें अपने अधिकारों को शेड करने को तैयार नहीं होंगी और इंडिविजुअल को मजबूत करने के लिए तैयार नहीं होंगी, तब तक इसके ऊपर कोई नतीजा नहीं निकल सकता। और इसके लिए मेरी राय में इस देश के जो युवाओं को आगे आना होगा, उन्हें इस बात को समझना होगा कि क्रांतियां एक्चुअली एक बौद्धिक, एक वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है। देश आज़ाद तो हुआ, मगर आज़ादी के तत्काल बाद जैसा एक पूरा आमूलचूल जो परिवर्तन होना चाहिए था, वो आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ। वही आईपीसी, वही आपका, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात भी करें तो उसका अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो पोर्शन है वो लगभग वही जो 1935 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के अंदर था। या अगर आप सिविल सर्विसेज की बात करें तो जो पहले प्रोटेक्शंस अंग्रेजों ने अपने अधिकारियों को दे रखे थे 310, 311 के, कि वो कितना ही करप्शन करें, उनको आप नौकरी से नहीं निकाल सकते। और अगर आपने उनको सस्पेंड भी कर दिया, उनको जेल भी भेज दिया, तो उनका जो करप्शन का पैसा है उसको आप एक्सचेंज नहीं कर सकते, वो तो उन्हीं के पास रहेगा। तो ऐसे में बात एक है कि जो तंत्र खुलना चाहिए था वो तंत्र नहीं खुला। आज भी इतनी लीगल कॉम्प्लेक्सिटी आपने क्रिएट की हुई है कि वो जो जैसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, हमारे एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ एक बात कहते हैं कि उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत किताब लिखी, वेल्थ ऑफ द नेशन। और वेल्थ ऑफ द नेशन जो किताब लिखी, ये इन्होंने लिखी लगभग 18वीं शताब्दी की शुरुआत की दौर के अंदर, ये 1710 से 20 के बीच में लिखी इन्होंने किताब। ग्लासगो यूनिवर्सिटी में थे, फिर स्कॉटलैंड में रहते थे वो। तो उन्होंने जो किताब लिखी, उस किताब के अंदर उन्होंने एक थ्योरम दी कि दुनिया का वही मुल्क सुपर पावर बनेगा जो अपनी पॉलिसीज़ को इस ढंग से इनकॉर्पोरेट करेगा कि उस मुल्क के अंदर दुनिया भर की कैपिटल आने लग जाए, पूंजी आने लग जाए। उसको टैक्सेशन को कम करना होगा, उसको अपने इम्पेडिमेंट्स हटाने पड़ेंगे, बंधन हटाने पड़ेंगे, जकड़न हटानी पड़ेगी, शिकंजे ढीले करने होंगे। तो जो भी मुल्क शिकंजे ढीले कर देगा वहाँ कैपिटल आने लग जाएगी, और जब कैपिटल आने लग जाएगी तो वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, थिक इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। पर यहाँ तो आज भी उद्योग एक गाली है, उद्योगपति एक गाली बना रखी है आपने। जिस चीज़ से देश का विकास हो सकता है आपने उस बुनियादी चीज को आपने गाली बना दी। अब आप इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि अभी कोरोना के टाइम पे पूरी दुनिया चाइना से होस्टाइल हो गई, चाइना से नाराज हो गई। पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड जिसकी कैपिटल के ऊपर आज चाइना विश्व की महाशक्ति बना हुआ है, वो अपनी कैपिटल वहां से विड्रॉ करना चाहता है और विड्रॉ करके इंडिया में लाना चाहता है। मगर हमारी ब्यूरोक्रेसी है, वो कहती है कि जब तक 2 पैसे हमें नहीं मिले तब तक हम किसी चीज़ को नहीं आने देंगे। तो उसका नतीजा निकला कि जो कैपिटल इंडिया में आनी चाहिए वो इंडिया की जगह वियतनाम में पहुंच रही है, वो कैपिटल मलेशिया में पहुंच रही है, वो कैपिटल इंडोनेशिया में पहुंच रही है, पर इंडिया में नहीं आ रही है। तो हमें अगर देखिए इस चीज़ को 20 साल में भी अचीव किया जा सकता है, 10 साल में भी अचीव किया जा सकता है, मगर उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, आपको ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। आपको अपनी जो सिविल सर्विसेज हैं इनको कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे लाना होगा कि आपकी जो पूरे यूएस है, अब यूएस के अंदर जितनी भी सिविल सर्विसेज हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे होती हैं। 3 से 5 साल के लिए लोगों को जॉब दिया जाता है और उसके अंदर दुनिया के सबसे बड़े स्पेशलिस्टों को आप इन्वॉल्व करते हैं। मगर यहाँ तो ये कि एक बार जो घुस गया वो अपनी पूरी ज़िंदगी भर, और ज़िंदगी भर तो पहले भ्रष्टाचार से खूब अमास कर लेगा और उसके बाद आपके जो टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर पेंशन भी लेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि खुद इंग्लैंड ने उस सिस्टम को छोड़े, इंग्लैंड को छोड़े 65 साल हो गए। अमेरिका ने पूरी सर्विसेज को स्पेशलिस्ट बेसिस पे कर दिया कि अगर वहाँ पे अगर रेलवे है तो रेलवे का जो दुनिया का सबसे बेहतरीन जो स्पेशलिस्ट होगा वो वहाँ का सीईओ होगा, कोई सिविल सर्वेंट नहीं होगा। अगर ऑटोमिक एनर्जी है तो वहाँ उसका सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट होगा, एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट होगा, और वो भी 3 साल के लिए। क्योंकि वो इस बात को भी जानते हैं कि अमेरिका का खुद जो राष्ट्रपति है उसका मैक्सिमम जो टर्म है 8 साल है। तो
तो आपको ये सारे रिफॉर्म्स करने होंगे। प्रधानमंत्रियों को भी इस बात में सोचना पड़ेगा कि वो भी अनंत काल तक प्रधानमंत्री बनने के बारे में नहीं सोचे। भाई 2 टर्म में आप बेस्ट से बेस्ट कर सकते थे, अगर आपने नहीं किया अब अपने घर जाइएगा। तो इन सब चीज़ों को लीगल प्रोविजंस में आपको डालना होगा। ये सारे अगर एडमिनिस्ट्रेटिव आप रिफॉर्म्स कर दें, सारे लीगल रिफॉर्म्स करने को तैयार हो जाए, तो 20 साल के अंदर इंडिया किसी भी मकाम पे पहुंच सकता है। एक बहुत बड़ी आपकी अब अच्छी पृष्ठभूमि बन गई है। आज आप 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, और 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को 30 ट्रिलियन डॉलर की बनानी है, तो उसके यही उपाय है। सर, जैसा कि अभी सभी को पता है, पीएम मोदी ने एक नया अभियान शुरू किया था, हर घर तिरंगा। तो सर, इससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है लोगों पे? नहीं, अब पहली बात तो है कि हर घर तिरंगा का तो आपने बात कह दी, मगर क्या सबके पास घर है? क्या हिंदुस्तान में हर इंसान को वो घर देने में कामयाब हुए या नहीं हुए? देखिए, केवल नारेबाजियों से बहुत चीज़ें नहीं पनपने वाली। आप पूरा 75 साल हम हर बार एक नारेबाजी करते हैं। हर सरकार अपनी नारा लेके आती है। कोई कहती है गरीबी हटाओ, कोई कहता है तिरंगा लगाओ, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। सच बात तो ये है कि तिरंगा फहराना तब तक बेमानी है, तब तक इररिलेवेंट है, जब तक लोगों को एक गरिमापूर्ण जिंदगी जीने का हक नहीं मिले। और गरिमापूर्ण जिंदगी अगर है, वो आज़ादी है। कौन सी आज़ादी? इलिटरेसी से आज़ादी। वो कौन सी आज़ादी? आपकी जो जात पात की जो आपकी जो जकड़न है, उससे आज़ादी। धार्मिक कट्टरता से आज़ादी। अगर आपको इन सब मॉलन्यूट्रिशन से आज़ादी, ये सब चीज़ें अगर आपको हासिल हो जाती है, तो आप फिर घर पे किसी के तिरंगा फहराए या नहीं फहराए, ये एक महान मुल्क होगा, और हम उस महान मुल्क के बाशिंदे होंगे। महान मुल्क इन चीज़ों से बनते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से बनते हैं। महान मुल्क बनते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो किस ढंग का जीवन बसर कर रहे हैं। अगर आपके लोग अगर वेस्टर्न यूरोपियन लोगों से बेहतर जीवन बसर कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ फिर हमारा झंडा फहराना एक प्रासंगिक हो जाएगा। फिर वही है जो नेहरू ने भी ये बात कही थी कि भारत माता की जय किसमें है? भारत माता की जय 140 करोड़ लोगों की जय में है। जब 140 करोड़ लोगों की जय होने लग जाए, जब हर घर के ऊपर वो सारी चीज़ें हो जो दुनिया के बेहतरीन मुल्क अपने लोगों को मुहैया कराते हैं, तो आप मान लीजिएगा कि अब आप आज़ाद हो गए। अब आप मान लीजिए, अब आपका तिरंगा फहराना कामयाब हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। इसी के साथ आज तक के लिए इतना ही। देखते रहे वर्ल्ड नाउ न्यूज़, आज की खबर कल का प्रभाव।